नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। जैसे कि पेपर 1 में आपको होता है 100 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आएंगे। जैसा पेपर 1 में आपका सिलेबस रहने वाला है वैसे ही क्वेश्चन हम पूरे के पूरे इसको इस सीरीज में जो है डिस्कस कर रहे हैं। और हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी जो है वो इस सीरीज में डिस्कस किए जाते हैं। आज के क्वेश्चन जो है वो आपका, अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं कल का पढ़ रखा है, मैंने आपको कहा था कि डेली आप जो है वो करंट अफेयर नोट्स किया कीजिए। तो अगर आपने कल का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, कल के करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं, तो आज से यहाँ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। देखना हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं द ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। तो बोलते हैं कि अक्टूबर 2023 ये जो मंथ है इसमें जो जीएसटी कलेक्शन हुआ वो कितना हुआ, जीएसटी रेवेन्यू जो कलेक्ट किया गया सरकार के द्वारा वो कितना किया गया। तो वो किया गया 1.72 लाख करोड़। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भी। अगर जनवरी तक एग्जाम हो जाता है, फरवरी तक एग्जाम हो जाता है ना, तब ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत पुराना अगर एग्जाम होता है 1, 2, 3, 4 महीने बाद, तो ये इतना रेलिवेंट नहीं रह जाएगा। क्योंकि हर महीने की जीएसटी जो कलेक्ट होती है वो कितनी याद रखेंगे आप 12 महीनों की। परंतु यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि एवरेज जो जीएसटी कलेक्शन हुई है ना फिजिकल ईयर 2023-24 में, वो हुई है 1.66 लाख करोड़। ये आपने ध्यान रखना है कि एवरेज कितनी हुई है अभी तक। तो एवरेज भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। साथ में आपने अक्टूबर महीने की याद रख लेना है, क्योंकि अक्टूबर की थोड़ी सी हाईएस्ट है एज कंपेयर टू प्रीवियस मंथ, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर जब ये न्यूज़ छपी थी ना, तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। जीएसटी से क्वेश्चन जेन्युइन सा क्वेश्चन होता है, एग्जाम में पूछा गया है पहले भी। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बच्चे ना जी को लेकर कंफ्यूज होते हैं, गुड्स है कि कुछ और है। तो गुड्स आपने ध्यान रखना है, एस से सर्विसेज और टी से टैक्स। ये आपने ध्यान रखना है। जीएसटी ना कब लागू किया गया था ये भी पता होना चाहिए कि कब जो था ये प्रभाव में आया था। तो ये ना जीएसटी 2017 में प्रभाव में आया था। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 से जो था ये इफेक्ट में आया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। और साथ में आपने ध्यान रखना है कि जीएसटी टैक्स है, तो इसमें क्या है ना, इसमें पहले अलग अलग टैक्स होते थे ना, अब सारे टैक्सों को ना एक साथ मिला दिया गया है। तो फिर जीएसटी बना दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक आईजीएसटी भी होता है। आईजीएसटी जो होता है इसमें पूछ लिया जाता है कि आई किसके लिए स्टैंड करता है। तो आई आपने ध्यान रखना है, आई इंटीग्रेटेड के लिए स्टैंड करता है। किसके लिए? इंटीग्रेटेड के लिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इंटीग्रेटेड के लिए ध्यान रखना है। और जीएसटी के बारे में तो आपको पता चल ही गया किस तरह से है सारी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, ज़्यादा भी नहीं उलझेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली इन विच कैटेगरी ग्वालियर वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को चाहे भूल भी जाना, दूसरे क्वेश्चन को मत भूलना, इसको लिख लो अपने नोट्स में। बोलते हैं कि हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में ग्वालियर को किस श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ग्वालियर को जो है ना म्यूजिक की कैटेगरी में ना शामिल किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अभी हाल ही में हुआ है। तो ये पूरी बात जब आप समझेंगे ना तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यहाँ से देखिए, यूनेस्को ने जो है वो इंडिया की 2 सिटीज़ को जो है वो ऐड किया है। एक ग्वालियर को किया है, एक कोझिकोड को किया है। इनको जो है वो अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जो है वो यूनेस्को ने शामिल किया है। कौन से नेटवर्क में? क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। आपने ये ध्यान रखना है कि ये पड़ती कहाँ पर है, दोनों की दोनों सिटीज़। ये ग्वालियर कहाँ पर पड़ता है और ग्वालियर के अलावा कोझिकोड जो है वो कहाँ पर पड़ता है। तो ग्वालियर का तो आपने सिंपल सा ध्यान रखना है कि ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में जो है वो पड़ता है, मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। कोझिकोड जो है ये कहाँ पर पड़ता है? ये केरल में जो है वो पड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है। अब कौन कौन सी कैटेगरीज में ये दिए गए हैं। ग्वालियर को म्यूजिक की कैटेगरी में जो है वो ऐड किया गया है और कोझिकोड को जो है वो लिटरेचर की कैटेगरी में ऐड किया गया है। ये कोई पहली सिटीज़ नहीं है जिनको ऐड किया गया है, इससे पहले और भी सिटीज़ हमने देखी हैं। जैसे कि 2021 में श्रीनगर को जो था वो ऐड किया गया था। श्रीनगर को जो था वो क्राफ्ट और फोक आर्ट की श्रेणी में शामिल किया गया था। हैदराबाद को किया गया था, तो हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी में जो था वो ऐड किया गया था। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की डेजिग्नेशन जो था वो इसको दी गई थी। 2019 में मुंबई को भी किया गया था, क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म की कैटेगरी में जो था वो इसको ऐड किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। तो बहुत सारी सिटीज़ हमारी ऐसी हैं जिनको किया गया है, परंतु जो इस साल की गई है ना वो इंपॉर्टेंट हो गई हैं। श्रीनगर 2021 में किया गया था और लेटेस्ट ग्वालियर और कोझिकोड मध्य प्रदेश और केरला के ये हैं। इनकी आपने ध्यान रखना है। यहीं से एक और क्वेश्चन लिंक होगा भी आपका। बोलते हैं वर्ल्ड सिटीज डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है?
देखो वर्ल्ड सिटीज डे मनाया गया, ये कब मनाया गया? वर्ल्ड सिटीज डे मनाया गया 31 अक्टूबर को। ऑप्शन ए सही आंसर है। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। परंतु नेशनल यूनिटी डे के अलावा वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है 2023 में। ये वर्ल्ड सिटीज डे मनाया गया जिस दौरान यूनेस्को के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि इन सिटीज़ को जो है वो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी लिस्ट में जो है शामिल किया जाता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड सिटीज़ डे कब मनाया जाता है। ये जो नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है ये भी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये जो सिटीज़ डे है ये भी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक और बात यहाँ से ये है कि नेशनल यूनिटी डे जो है वो क्यों मनाया जाता है? इस दिन जो था एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी होती है पटेल साहब की, जो लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनको आयरन मैन भी कहा जाता है। तो उनका जो है वो इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी को याद करने के लिए मनाया जाता है। फिर से वर्ल्ड सिटीज़ की बात करते हैं। थोड़ा सा ना आगे पीछे हो गया, मेरे को पहले वर्ल्ड सिटीज़ डे के बारे में सारा क्लियर कर देना चाहिए था, अदरवाइज। वर्ल्ड सिटीज़ डे की थीम क्या थी? थीम क्या थी इसकी थीम थी फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। लिख दूँ यहाँ पर, क्या थी इसकी थीम? फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन है साथ में, और अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, तो रफ जैसा मैंने लिख दिया, अगर आपने नोट्स में ऐड करना है। होप आप समझ गए होंगे कि वर्ल्ड सिटीज़ डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? नेशनल यूनिटी डे जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे? टेलीग्राम पर क्विज भी डाला था, 2014 से जो है नेशनल यूनिटी डे मनाया जा रहा है। और क्यों ये न्यूज़ में आया है सिटीज़ डे, ये भी आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। रिसेंटली हु विन्स द 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में जो था ये दिया गया है, इंडियन ओरिजिन की है जिनको दिया गया है। तो ये है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है नंदिनी दास। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इंडियन बॉर्न है ये ऑथर, नंदिनी दास है ऑथर है ना ये, तो ये नंदिनी दास इनका नाम है। 2023 में ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज जो था वो इनको दिया गया। और इनको क्यों दिया गया? इनको दिया गया जो इनकी ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, जो इंटरनेशनल नॉन फिक्शन जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में जो इन्होंने काम किया है अलग अलग फील्ड में, और जो राइटिंग में बात कर रहा हूँ, ऑथर है ना, तो राइटिंग में जो इन्होंने काम किया है उसके लिए इनको दिया गया। ये जो ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज है ना, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको जो था वो पहले जाना जाता था नाइफ अल रोहान प्राइज से। किस नाम से जाना जाता था? नाइफ अल रोहान प्राइज नाम से जो था वो इसको जाना जाता था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये 2013 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये जो दास है नंदिनी दास, इनको 25,000 यूरो जो है वो दिए जाएंगे। और इनका जो अलग अलग काम है ना, जैसे कि ब्लैक घोस्ट ऑफ एम्पायर इनका काम है, लॉन्ग डेथ स्लेवरी इनका एक काम है, इनके लिए इनको दिए जाएंगे। हमारे लिए ये क्वेश्चन इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन की जो है वो ऑथर है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री सेज 53rd एक्सीडेंट 19 डेथ्स पर आवर इन रोड क्रैशेज इन 2022। अभी हाल ही में ये किस मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि 2022 में सड़क दुर्घटना में प्रति घंटे में 53 जो था वो एक्सीडेंट हुए, दुर्घटनाएं हुई, और 19 जो था वो मौतें हुई। ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया? ये भी न्यूज़पेपर में आया था। और ये इस तरह का डाटा ना मेंस में भी आपकी हेल्प करता है कहीं ना कहीं। कुछ क्वेश्चंस मेंस में ऐसे होते हैं जो यहाँ से ना पूरे हो जाते हैं, और इस तरह का डाटा अगर आप ऐड कर देते हैं ना क्वेश्चन में, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ क्वेश्चन को मिलती है। अब देखो ये जो डाटा है ना, आपने ध्यान रखना है कि ये डाटा निकाला गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है, क्योंकि मैंने ऑप्शन में नहीं दिया है। आमतौर पर ना नन ऑफ दीज का जो ऑप्शन होता है उसको टिक करने से बच्चे हिचकिचाते हैं और 3 ऑप्शंस को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो हम इस तरह से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हर एक एंगल से आपकी तैयारी हो जाए। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो पीजीटी की पेपर 1 की टेस्ट सीरीज हो, आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। अदरवाइज लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी ईमेल कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टली मेल करेंगे तो इजीली एक्सेस आपको मिल जाएगी, और लिंक से भी आपको एक्सेस मिल ही जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इंडिया विटनेस्ड 53 एक्सीडेंट्स 19 डेथ्स एवरी आवर। ऑन एवरेज 1264 एक्सीडेंट जो हैं वो होते हैं, और 42 डेथ्स जो हैं वो डेली होती हैं रोड क्रैशेस में। ये आपने ध्यान रखना है। ये लास्ट ईयर का डाटा है, और ये डाटा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट में जो था वो जारी हुआ। अभी वेडनेसडे को जो था ये रिपोर्ट निकाली गई। यहाँ पर कहा गया कि देयर वर टोटल 4,61,312 रोड एक्सीडेंट्स अक्रॉस द कंट्री विच क्लेम्ड एज मैनी एज 1,68,419 लाइव्स। तो बोलते हैं कि जो हमारे पास डाटा आया है ना, उससे ये पता चला कि 4,61,312 जो है वो रोड एक्सीडेंट हुए। इन रोड एक्सीडेंट ने जो था वो
68,491 जो जाने थी वो ली। और नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट अगर हम 2022 में बात करते हैं तो वो इंक्रीज हुए हैं 11.9% के। और डेथ की अगर हम बात करें तो डेथ रेट जो है वो 9.4% जो है वो एक्सीडेंट से इंक्रीज हुआ है। तो अब मेन अगर आप एलाइड जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारा डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है, क्या फिर नोट ही कर लें। वही बात है कि नोट करना ज़रूरी है चीज़ों को। पेपर में जाएंगे ना, वीडियो से जो आपने सुना होगा और नोट किया होगा ना, वो ज़्यादा काम आएगा। आप दिन में लाखों वर्ड सुनते हैं तो वो क्या सारे याद रह जाते हैं? जो नोट की होती हैं ना चीज़ें, वो लंबे टाइम तक याद रहती हैं, उनको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली यूनिट 2 ऑफ मैत्री STPP विल बी इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी, इट इज़ लोकेटेड इन। तो ये STPP क्या है पहले ये पता होना चाहिए। ये जो STPP है ना, इसका आपने ध्यान रखना है। ये है सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। क्या है? सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसका जो है वो इनॉग्रेशन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये बोलते हैं अभी हाल फिलहाल में कहाँ पर किया गया है? अभी हाल फिलहाल में ये इनॉग्रेशन जो है वो बांग्लादेश कंट्री में किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। बांग्लादेश में किया गया है हमारे लिए तब इम्पोर्टेंट बन जाता है ये, क्योंकि इंडिया के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। इंडिया इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में असिस्ट करता रहता है। कुछ और भी प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के द्वारा वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। तो एक रेल प्रोजेक्ट जो था वो वहाँ पर इनॉग्रेट किया गया। पोर्ट रेल लाइन है ये वैसे। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम ज़रूरी है। इसका नाम है खुलना मोंगला पोर्ट रेल। क्या नाम है इसका? लिख देता हूँ यहाँ पर, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन इसका नाम है। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये आपने ध्यान रखना है। और ये मैत्री 2 सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसका भी इनॉग्रेशन किया गया। और जो बांग्लादेश की जो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शेख हसीना। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया जो है वो एक बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर है बांग्लादेश का। मतलब बांग्लादेश जो तरक्की कर रहा है, इंडिया उसमें काफ़ी योगदान जो है वो दे रहा है। तो बस वही बातें कही गई। हमने अपने हिसाब से जो हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगा वो वहाँ से निकाल लिया और बाकी की चीज़ें भूल गए। पुराने क्वेश्चंस को आप कैसे भूल सकते हैं? हमने जो है वो मित्र शक्ति एक्सरसाइज भी जो है वो की है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज हमने कौन सी कंट्री के साथ की है? तो वो इंडिया और श्रीलंका की होती है। हमने जो है वो मैत्री एक्सरसाइज भी की है। मैत्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिया की थाईलैंड के साथ होती है। इंडियन आर्मी की वो थाईलैंड की आर्मी के साथ जो है वो होती है। तो मित्रा एक्सरसाइज हो गया, मित्र शक्ति एक्सरसाइज, और मैत्री एक्सरसाइज हो गया। और ये जो मैत्री STPP है, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 2 जो है वो इसका इनॉग्रेट किया गया है। वो कहाँ पर किया गया है वो भी ध्यान रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए ना, होने भी चाहिए यहाँ से क्लियर। और पिछला भी रिवाइज साथ में हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है जी। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द AI सेफ्टी समिट 2023। अगर AI का नहीं पता तो AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बोलते हैं कि कौन सी कंट्री जो है जिसने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ 2023 का, इसकी मेजबानी जो था वो की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ 2023 का, इसकी मेजबानी की गई यूके के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा की गई। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। ऋषि सुनक जो है वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन के हैं वैसे तो, ठीक है। तो इनकी वाइफ भी इंडियन ओरिजिन की है। आपने ये ध्यान रखनी है बातें ज़रूर कि ये जो फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट हुई ना, ये यूके के द्वारा होस्ट की गई। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के द्वारा जो था वो होस्ट की गई। तो अलग अलग पॉलिटिशियन हो गए, टेक लीडर हो गए, वो सारे यहाँ पर आएंगे ना। वो बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर आएंगे, पर कौन इसको होस्ट कर रहा है, किस तरह की पूरी बात है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये टेक समिट इतना आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, मैंने कहा था ना कि स्टार्टिंग के जो हमारे 6 क्वेश्चन होंगे ना वो बहुत जानदार क्वेश्चंस हैं। तो सारे के सारे हमने वो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में PGT के पेपर में पूछे गए हैं। बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो बोलते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी। पहली महिला पूछी गई है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो है वो चढ़ाई की थी, तो वो थी जुनको ताबेई। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जुनको ताबेई इनका नाम है। ये जो था वो फर्स्ट वुमेन थी जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट पर जो था वो चढ़ाई की गई थी। कहाँ से थी, कौन सी कंट्री से थी, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये जापानीज कंट्री से थी, जापान की थी ये, मतलब
जापान की आपने ध्यान रखना है। और आपने क्या बातें ध्यान रखनी है, आपने अलग अलग महिलाओं के बारे में ध्यान रखना है। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो माउंट एवरेस्ट समिट पर पहुंची थी, वो थी बछिंद्री पाल। बछिंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन थी। हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वो कौन थी वो पता चल गया। हम फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात कर रहे हैं, वो कौन थी वो भी पता चल गया। और फर्स्ट इंडियन वुमेन जो क्लाइंब किया था जिन्होंने माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, तो वो थी पियाली बस्क। कौन थी? पियाली बस्क उनका नाम था। ये थी विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन जो था, ये गई थी वहां पर, जिन्होंने वहां पर जाकर चढ़ाई की थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। जब फर्स्ट का नाम सभी याद रखते हैं, सेकंड कौन थी? सेकंड थी पेंटोंग थी। पेंटोंग इनका नाम है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी क्या कोई इस तरह का क्वेश्चन बनता है, तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन बनता है। आपने डिक्की डोलमा का नाम सुना होगा। डिक्की डोलमा जो है वो यंगेस्ट थी, जब उन्होंने यंगेस्ट इंडियन माउंटेनर थी जब उन्होंने जो था वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। डिक्की डोलमा जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी ना, तो इन्होंने ना कितने साल की थी? ये 19 ईयर्स की थी। कौन से ईयर में इन्होंने चढ़ाई की थी? 1993 में जो था वो इन्होंने वहां पर चढ़ाई की थी। डिक्की डोलमा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हिमाचल से संबंध रखती है, तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हिमाचल से संबंध रखती है, कहाँ से जो है वो हिमाचल में संबंध रखती हैं? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से जो है ये संबंध रखती हैं। 1974 की ये बॉर्न है। 1993 में जो था वो इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो था वो कर ली थी। हमारे लिए तो तभी इंपॉर्टेंट है जब हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में है। और यहाँ से ना जो भी क्वेश्चन मैंने बताए वो कहीं पर भी एक साथ नहीं मिलेंगे। तो मैं फिर से वही बात कहूँगा, मैं थक गया हूँ कह के कि नोट किया करें, ताकि सब आप ना कोई चीज़ गलती से मिस ना कर दे, क्योंकि पीजीटी जैसा मौका ना मिलने ही नहीं वाला है। मैं बार बार कहता हूँ कि पीजीटी की तैयारी ना आप दिन रात एक कर दीजिए, पीजीटी को मत जाने दीजिए हाथ से। पीजीटी चला गया ना हाथ से तो टीजीटी में आप कितनी तैयारी होगी कि टीजीटी छूट ही नहीं पाएगा। परंतु पीजीटी की तैयारी अच्छे से कीजिए, पीजीटी को ही मत जाने दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। स्टेट होगा यहाँ पर, वैसे डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट। बोलते हैं कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं कि किस राज्य में ये स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। देखो, हमने पहली बात यहाँ से ये जाननी है कि 1973 में चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सी ईयर में? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। हमारे पास इंडिया में ना अलग अलग जो है टाइगर रिजर्व है, वो कौन कौन से स्टेट में स्थित है ना, वो पता होना चाहिए आपको। तो हम बात करते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व की, ये कर्नाटक में स्थित है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व जो है ये असम में जो है वो स्थित है। सिंपलीपाल है, एक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सिंपलीपाल, शायद एचएस में भी पूछा गया है। सिंपलीपाल कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में जो है वो स्थित है। पेरियार हमीरपुर बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, ये केरल में जो है वो स्थित है। बॉक्सा भी पूछा गया है एग्जाम में हमीरपुर बोर्ड के द्वारा, जब था हमीरपुर बोर्ड। तो वेस्ट बंगाल में जो है ये स्थित है। इंद्रावती हमने जान लिया छत्तीसगढ़ में जो है वो स्थित है। और पेंच टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में ही जो है बांधवगढ़ स्थित है। और इतने काफ़ी हैं याद रखने के लिए। वैसे तो खजीरंगा भी है असम में जो है, और बहुत सारे हैं वैसे तो डिस्कस करने को, इतने काफ़ी है ना हमारे लिए। जो एक सिंपलीपाल हो गया, और भी जो मैंने आपको बताए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती को ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम्स का क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी के एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोलते हैं टू विच कंट्री डज स्प्रिंटर उसैन बोल्ट बिलोंग। तो बोलते हैं कि ये जो धावक थे ना, धावक थे ये उसैन बोल्ट, किस कंट्री से संबंध रखते थे? तो उसैन बोल्ट ना जमाइका कंट्री से संबंध रखते थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, जमाइका कंट्री से संबंध रखते थे। डायरेक्टली क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि जमाइका की कैपिटल कहाँ पर है। तो किंगस्टन में जो था वो किंगस्टन में जो है वो इसकी कैपिटल है। किंगस्टन आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर इसकी कैपिटल है। और जमाइकन डॉलर करके जो है वो इसकी करेंसी है। नॉर्थ अमेरिका में जो है ये जमाइका पड़ता है, ये भी नोट करना है आपने। अब हमारे पास यहाँ पर घाना भी दिया गया है, तो घाना जो है वो इसकी कैपिटल कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो, घाना की अगर हम कैपिटल की बात करते हैं ना कि इसकी कैपिटल कहाँ पर स्थित है, तो घाना की कैपिटल अकारा में स्थित है। कहाँ पर? अकारा में इसकी कैपिटल स्थित है। सूरीनाम कंट्री बहुत बार मैं ऑप्शन में डालता हूँ। सूरीनाम कंट्री की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसकी कैपिटल भी आपने ध्यान रखनी है। पैरामारीबो में जो है वो इसकी कैपिटल है। कहाँ पर? पैरामारीबो में जो है वो इसकी कैपिटल है, ये भी आपने नोट करना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज होगी, कैपिटल हो गई, और आपने सारा जान लिया। उसैन बोल्ट कहाँ से संबंध रखते थे, कौन सी कंट्री से संबंध रखते थे, धावक थे ये
हमारे पास ना इंडिया में मिल्खा सिंह भी हैं। तो मिल्खा सिंह जो थे वो कौन सी कंट्री से संबंध रखते थे? वो पंजाब से जो था वो संबंध रखते थे। इंडिया में पंजाब से वो संबंध रखते थे। ये क्वेश्चन भी कई बार कंफ्यूज कर सकता है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है पूछा गया। अगला क्वेश्चन है हिंदी का क्वेश्चन। हिंदी का क्वेश्चन जो है अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उससे पहले देखो ना, अगर आपने पिछले कल की वीडियो नहीं देखी है ना, क्योंकि बहुत लोगों को उसकी नोटिफिकेशन नहीं गई होगी, कल थोड़ा सा लेट हो गए थे वीडियो अपलोड करने में मॉर्निंग में। तो पिछले कल हमने डिस्कस किया था पिछले कल अभ्यास सीरीज, और अभ्यास सीरीज में हमने अक्टूबर महीने के करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट जो था वो डिस्कस कर लिया था। तो वहां पर देख लेना अभ्यास सीरीज को, पार्ट नंबर 27 जो था वो उसका डिस्कस हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं शुद्ध शब्द का चयन करें तो परिणति जो है वो किस तरह से लिखा जाता है? परिणति जो है वो किस तरह से लिखा जाता है? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। परिणति जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। ध्यान रखें कि परिणति जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो परिणति किस तरह से लिखना है, इस तरह से देख लो आप, इस तरह से जो है वो आपने परिणति जो है वो लिखना है। अगला क्वेश्चन देखें, शुद्ध शब्द है, बोलते हैं शुद्ध शब्द चुनना है, छह जो है वो किस तरह से लिखा जाता है? बड़े ही कॉमन क्वेश्चन है, डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, परंतु फिर भी एग्जाम में गलत हो जाते हैं। आपको लगेगा कि ऑप्शन बी भी आपने देखा है, ऑप्शन सी भी देखा है कि आप तो छह भी लिखते हो, ऐसे भी लिखते हो, परंतु सही जो रूप है ना लिखने का वो कौन सा है? छह को, ऑप्शन सी जो है वो छह को लिखने का सही रूप है। छह मतलब 6, ये जो 6 नंबर है, डिजिट है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कवित्री किस तरह से लिखा जाता है, और ये क्वेश्चन ना कहाँ पर पूछा गया है? हमीरपुर बोर्ड में तो पूछा ही गया है, परंतु पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी अपने एग्जाम में जो है वो ये पूछा है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अभी कि कवित्री जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। देखो कवित्री नहीं होता, पहला तो बिल्कुल गलत है। अब बच गए हमारे पास 3 ऑप्शन, इनमें मात्राओं का ही हेर फेर है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। किस तरह से लिखा जाता है? कवित्री इस तरह से लिखा जाता है, और ये एलाइड के मेंस में भी पूछा जा चुका है, ये भी ध्यान रखना है। एलाइड के मेंस में भी ये पूछा जा चुका है लिखने को। तो प्रैक्टिस कर लें, अभी साथ साथ में लिख लें इसको एक बार, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। तो इसका ये एक ईडियम है, आपको बताना है कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फुलिश एंड कॉन्कोटेड स्टोरी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कॉन्कॉक्टेड क्या होता है? कॉन्कॉक्टेड होता है मन गढ़ंत हो गया, जैसे मन गढ़ंत एक झूठी और मन से घड़ी हुई एक स्टोरी होगी, उसको कह देंगे अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अभी क्वेश्चन देखें एक और क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली रॉबर्ट फिको हैज बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो लास्ट एडिशन में हमने ये डिस्कस किया था, डिटेल से डिस्कस किया था, आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अभी देखो एलाइड की अगर आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है, पेपर 1 की प्रैक्टिस करनी है, तो लिंक तो आपको मिल ही जाएंगे, डायरेक्टली हमें ईमेल कर देना, तब भी आपको वो ईजिली मिल जाएगी। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 करके सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि रॉबर्ट फिको किस देश के प्रधानमंत्री है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।